फॉर जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट केसेस फॉर आरजेएस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये कौन से सब्जेक्ट्स के केसेस में डिस्कस करने वाली हूँ? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के। एंड दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे अभी मैं सिर्फ लैंडमार्क डिस्कस कर रही हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग द रीसेंट जजमेंट्स। जैसे आप लोगों को, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि रीसेंट जजमेंट्स का भी एक वीडियो आना चाहिए, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, हम लोग बहुत जल्द रीसेंट जजमेंट्स का भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बट एज ऑफ नाउ ये सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट से डील करने वाला सेशन है, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जुडिशरी गोल्ड हैज स्टार्टेड इट्स ऑफलाइन बैच इन दीज 5 सिटीज। और आप अगर हमारे साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, तो आप इनमें से किसी भी सेंटर को विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के केसेस के साथ। देखो, यहाँ पे मैं बहुत लैंडमार्क केसेस डिस्कस कर रही हूँ जो कि कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में आपको दिख ही जाते हैं, प्री में पूछ लिए जाते हैं कि भाई किस केस में ये होल्ड किया गया था। ये सारी चीजें बहुत आजकल कॉमन हो चुकी है। आप हर पेपर का ये पैटर्न देख रहे हैं कि लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। अभी हाल ही में एमपी हुआ था, एमपी में भी ये ट्रेंड था। उसके पहले जो राजस्थान हुआ था उसमें भी ये ट्रेंड था। छत्तीसगढ़ देख लो, हर जगह पूछा जा रहा है। ये वीडियो स्पेसिफिकली राजस्थान सेंट्रिक है, बट काम आपको सारे स्टेट्स में आ जाएगा क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आपने जब आप टीपे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल की डेफिनेशन वहां दी नहीं गई है और इमूवेबल की डेफिनेशन भी बहुत इनकम्प्लीट सी दी गई है। उसमें सिर्फ कहा गया है इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडिंग टिम्बर जो है उसको तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन पेड़ जो है, जो आपका फ्रूट बेरिंग ट्री होता है, उसको तो हम मानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई ऐसा पेड़ है जिसको उसके टिम्बर के लिए भी यूज किया जाता है और उसको फ्रूट्स के लिए भी यूज किया जाता है, तो फिर ऐसे पेड़ को क्या माने, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी? तो इस पर्टिकुलर केस में, शांतिबाई के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लैरिफाई की थी कि जब भी कोई ऐसा पेड़ होता है जिसको दोनों पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, तो देयर वी हैव टू सी द इंटेंशन। हमें वहां क्या देखना है? इंटेंशन हमें वहां पे देखना होगा। अब इंटेंशन किसका? ऑफ द ओनर ऑफ दैट ट्री। कि अगर वो ओनर ये चाहता है कि ये पेड़ हमेशा यहाँ खड़ा रहे और इसको इसके फ्रूट्स के लिए ही केवल यूज किया जाए, तो देन इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर ओनर का इंटेंशन ऐसा है कि वो चाहता है कि भाई थोड़े टाइम इस पेड़ को गाऊंगा और उसके बाद इसको काट के इसकी लकड़ियां यूज कर लूंगा, तो देन इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। यही चीज इस पर्टिकुलर केस में क्लैरिफाई की गई थी। देन जो दूसरा केस है, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी। आपने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा होगा, राइट? सेक्शन नंबर 10 ऑफ टीपीए क्या कहता है कि कोई भी ऐसा रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते जो एलिनेशन प्रॉपर्टी का रोक दे। पढ़ा है ना? अब यहाँ पे जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि एक बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर करते समय सामने वाले को कहता है कि तुम सिर्फ अपनी फैमिली में ट्रांसफर कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को आगे और किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकते, तो क्या ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होगा और सेक्शन 10 में कवर हो जाएगा और ऐसा रिस्ट्रेंट अपन नहीं मानेंगे, या फिर ये पार्शियल रिस्ट्रेंट माना जाएगा विद इन सेक्शन नंबर 10 और इसको अलाउ किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा इट इज अ पार्शियल रिस्ट्रेंट। ये एक पार्शियल रिस्ट्रेंट है क्योंकि उस आदमी के पास अधिकार है, वो मल्टीपल लोगों को अपनी फैमिली के ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी को कर सकता है। सो ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी विद इन फैमिली, ऐसी कंडीशन लगाने को पार्शियल रिस्ट्रेंट इस केस में कोर्ट ने कंसिडर किया था। देन अगला जो केस है टल्क वर्सेस मोक्जे। ये आपको 2 जगह पे दिखाई देगा। इंडिया का केस नहीं है, इंग्लैंड का केस है। सेक्शन नंबर 11 में एक तो आपको इसका रेफरेंस दिखेगा एंड सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 10 के एक्सेप्शन से ये डील करता है। 11 के एक्सेप्शन से ये डील करता है। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है कि जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आप उसको मैनर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी यूज करेगा, लेकिन
अगर आपने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तब लगाया हुआ है जब आपने एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ही सिर्फ बेची है और बाकी प्रॉपर्टी अभी भी आपके पास रिटेन्ड है, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी रिटेन्ड है, अगर उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो वो रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल मान्य होगा। टल्क वर्सेस मॉक्जे में यही बात हुई थी कि सामने वाले ने अपने जो घर के आगे का गार्डन है सिर्फ वो बेचा था विद रिस्ट्रिक्शन कि आप कभी भी इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो बात आई थी कि क्या ये माना जाएगा रिस्ट्रिक्शन या नहीं। कोर्ट ने बोला बिल्कुल माना जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है। एंड दूसरी बात, जो सेक्शन 40 का रेफरेंस यहाँ कैसे आता है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स आप लगाते हैं ये हमेशा लैंड के साथ रन करते हैं। दैट मीन्स कि अगर वो सामने वाला इंसान वो गार्डन कितनी भी बार बेचेगा आगे, तो फिर हर वो व्यक्ति को जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसको इस रिस्ट्रिक्शन को मानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन समझे, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी का एक पार्ट दिया है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अब अगर आप वो प्रॉपर्टी का वो पार्ट बेच रहे हैं तो आप जिसको बेच रहे हैं उसको भी वो रिस्ट्रिक्शन मानना पड़ेगा। यही था टल्क वर्सेस मॉक्जे में, जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 11 में एंड सेक्शन नंबर 40 में। अब उसके बाद ये केस शायद आपने बहुत सुना होगा, गिरीश दत्त वर्सेस दाता दीन, सेक्शन नंबर 13 रेड विथ सेक्शन नंबर 16। क्या है सेक्शन नंबर 13? ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, है ना, कि अगर एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी पास करनी है तो कैसे करनी होगी, एक लाइफ इंटरेस्ट बनाना होगा, एक प्रायर इंटरेस्ट बनाना होगा एंड उस अनबॉर्न व्यक्ति को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देनी है, आप उसको लिमिटेड राइट नहीं दे सकते। ये आप सभी ने सुना होगा। अब लिमिटेड राइट अगर दिया तो वो ट्रांसफर कैसा हो जाएगा, दैट ट्रांसफर विल बी वॉइड, और उसके आगे होने वाले सारे ट्रांसफर्स भी वॉइड हो जाएंगे एज पर सेक्शन नंबर 16। गिरीश दत्त वर्सेस दाता दीन में इसी को एक्सप्लेन किया गया था कि अगर आपने किसी अनबॉर्न व्यक्ति को लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है या लाइफ इंटरेस्ट बनाया है तो फिर उसके बाद के जितने भी ट्रांसफर्स होंगे वो सारे भी वॉइड माने जाएंगे। यहां पर एक इंसान ने प्रॉपर्टी एक बच्चे को दी थी, कहा था कि अगर लड़की हुई तो लड़की को ऐसे प्रॉपर्टी मिलेगी कि उसके पास राइट ऑफ एलिनेशन नहीं होगा, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी एक मेल एयर को जाएगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो अनबॉर्न को प्रॉपर्टी थी वो लिमिटेड प्रॉपर्टी थी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इट वाज कंसिडर्ड एज अ वॉइड ट्रांसफर। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी, इसमें इंपॉर्टेंटली सेक्शन नंबर 19 एंड 21 का डिफरेंस समझाया गया था। सेक्शन 19 क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, जिस दिन से प्रॉपर्टी आपकी हो गई, जिस दिन से आपको सारे राइट्स प्रॉपर्टी में मिल गए, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट। कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या है, सेक्शन नंबर 21, कि जब अभी प्रॉपर्टी आपकी हुई नहीं है, वो डिपेंड करता है किसी कंटिंजेंसी पे कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं। तो अब कोर्ट के सामने सवाल आया था कि जो असेंशियल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा वो क्या होता है वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में। तो कोर्ट ने समझाया हेरिटेबिलिटी इज द मेन फैक्टर विच विल डिसाइड कि ये कंटिंजेंट है या वेस्टेड है। अगर वेस्टेड होगा तो वो हमेशा हेरिटेबल होगा। हेरिटेबल होने का क्या मतलब है कि उसके लीगल एज उसे इनहेरिट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। अगर कंटिंजेंट है तो इनहेरिट नहीं किया जा सकता, वो ट्रांसफरेबल होता है पर हेरिटेबल नहीं होता। तो ये चीज इस पर्टिकुलर केस में समझाई गई थी। उसके बाद कूपर वर्सेस कूपर। कूपर वर्सेस कूपर से हमने लिया है, इंडियन केस का नहीं है, इंग्लैंड का केस है। कूपर वर्सेस कूपर से आया है हमारा सेक्शन नंबर 35, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। कूपर वर्सेस कूपर में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझाया गया था। ऑल्सो यहाँ पे बताया गया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वो हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई करता है, चाहे टेस्टामेंट्री हो चाहे नॉन टेस्टामेंट्री हो। आपने जनरली देखा होगा कि टीपीए नॉन टेस्टामेंट्री टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई नहीं करता है, लेकिन जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं तो वो टेस्टामेंट्री एज वेल एज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स दोनों पर एप्लीकेबल होता है। देन जया दलाल पोर्टर वर्सेस बीबी हजारा, इट इज अ केस डीलिंग विद सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 क्या है,
ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। अब यहाँ पे कोर्ट के सामने सवाल ये आया था कि कैसे पता करें कि एक आदमी ऑस्टेंसिबल ओनर है या फिर रियल ओनर है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी और कोर्ट ने कहा था कि आपको अगर पता करना है कि भाई बंदा ऑस्टेंसिबल है या रियल ओनर है, तो आप कुछ फैक्टर्स को अगर देख लें कि भाई परचेस मनी किसने दिया है, प्रॉपर्टी की देखरेख कौन करता है, प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स किसके पास है, मोटिव क्या रहा होगा ये ऑस्टेंसिबल ट्रांजैक्शन क्रिएट करने का। अगर आप ये सारी चीजें देख लेते हैं तो आप पता लगा पाएंगे कि वो बंदा रियल ओनर है या ऑस्टेंसिबल ओनर है। ऑल्सो यहाँ पे ये बात भी की गई थी कि ये बात प्रूफ करने का बर्डन कि एक बंदा रियल ओनर है विल ऑलवेज बी ऑन द रियल ओनर। रियल ओनर हमेशा प्रूव करेगा कि मैं रियल ओनर हूं। देन नेक्स्ट केस इज ऑफ करतार सिंह वर्सेस हरबंस कौर। ये आपको अभी एमपीसीजे मेंस में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखा था। आई डोंट नो इफ यू गाइज वर अवेयर अबाउट इट। मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्शन 43 ऑफ टीपीए which talks about transfer by unauthorized person and section 6A में क्या डिफरेंस है। 6A में तो वो ट्रांसफर अलाउ नहीं करते, बट यहाँ पे तो ये ट्रांसफर अलाउ किया गया है। कैसे? यही वो केस है जिसमें उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ले डाउन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भाई 6A में नॉलेज होती है, ट्रांसफरी को नॉलेज होती है कि जो उसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी सामने वाले के पास है नहीं, वो फ्यूचर में मिलने का अधिकार रखता है। जबकि 43 के अंदर ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ दिस। जो परचेसर है या जो ट्रांसफर है वो बोनाफाइड है, उसको ये बात पता ही नहीं है कि सामने वाला जो प्रॉपर्टी उसको बेच रहा है या दे रहा है वो उसकी है ही नहीं। तो यहाँ पे उसके साथ फ्रॉड हुआ है, या तो उसके साथ फ्रॉड हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जिसके वजह से उसने उस प्रॉपर्टी को ले लिया है। तो जो डिफरेंस है सेक्शन 43 एंड सेक्शन 6A, इसके बीच का समझाया गया था बाय द केस ऑफ करतार सिंह वर्सेस हरबंस कौर। Then next case is of Bellamy versus Sabine, अगेन इंग्लैंड का केस है, जिसके अंदर यह समझाया गया था कि जो लिस्ट पेंडेंस है आपका सेक्शन नंबर 52, सेक्शन 52 किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो लिस्ट पेंडेंस जो है हमें लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस की वजह से होगा, बट नहीं, लिस्ट पेंडेंस जो है पब्लिक पॉलिसी एंड नेसेसिटी के बेसिस पर है, क्योंकि यहाँ बेलेमी वर्सेस सबाइन में ही समझाया गया था, जिसी को हमने सेक्शन 52 का रेशियो माना है। क्या बोला गया था कि अगर कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है ना, और अगर आप प्रॉपर्टी, मान लो प्रॉपर्टी ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, अब इसी दौरान अगर बी ने प्रॉपर्टी सी को दे दी, अब डिसीजन आता है ए के फेवर में, तो फिर अगर प्रॉपर्टी जा चुकी है तो फिर इसके फेवर में डिसीजन लाने का कोर्ट का कोई काम नहीं बनेगा। कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो कोर्ट का टाइम ही वेस्ट हुआ है, क्योंकि हम कोर्ट के डिसीजन को इफेक्ट में नहीं ला पाएंगे। इसीलिए ताकि कोर्ट के डिसीजन इफेक्टिव हो पाए, इसीलिए देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट पेंडेंस। यही बात बेलेमी वर्सेस सबाइन के अंदर समझाई गई थी, जो हमने इंडिया में भी इनकॉर्पोरेट की है। उसके बाद जो दूसरा केस है दैट इज ऑफ मुसाहर साहू वर्सेस हकीम लाल। ये है केस रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 53 दैट इज फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। यहां पे कहा गया था फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी इंसान अपने क्रेडिटर को डिफीट या डिले करने के लिए अगर कोई ट्रांसफर कर देता है अपनी प्रॉपर्टी, तो क्रेडिटर के ऑप्शन पे वो ट्रांसफर वॉइडेबल होता है। यहां पे समझाया गया कि अगर आपके मान लो मल्टीपल क्रेडिटर्स हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी एक क्रेडिटर को ट्रांसफर करी है उसका डेट सेटिस्फाई करने के लिए, तो फिर ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर अप्लाई नहीं करेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे क्रेडिटर्स के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल है। दैट मीन्स अगर आपने प्रेफरेंस दे दिया किसी क्रेडिटर को ओवर अदर क्रेडिटर, देन दिस सेक्शन फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर डज नॉट अप्लाई इन इंडिया। ठीक है भाई, जिन लोगों ने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट से कर लो। आरजेएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बहुत ब्रीफ में मैं डिस्कस कर रही हूँ, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देन प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतेमारा टी कंपनी लिमिटेड। दिस इज अ केस रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए दैट इज पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है कि भाई अगर आप अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर चुके हैं, पोजेशन में है, या जो भी आपका रिमेनिंग है वो आप रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म है,
बट सामने वाले ने कुछ लॉ की फॉर्मेलिटीज छोड़ दी है, तो आप उससे पार्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना पोजेशन जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस केस में डिस्कस किया गया क्या सेक्शन 53A को पार्ट परफॉर्मेंस को एज अ स्वॉर्ड यूज किया जा सकता है, दैट मीन्स क्या इसको एक ग्राउंड ऑफ एक्शन बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा नहीं, इसको सिर्फ आप डिफेंड करने के लिए, सिर्फ अपने पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन एक ग्राउंड ऑफ अटैक नहीं बना सकते हो। सो इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 53A कैन ओनली बी यूज्ड एज अ शील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड। उसके बाद जो अगला केस है दैट इज पंडित झुनझुन झा वर्सेस इबादत अली। आप सभी ने एक टाइप ऑफ मॉर्गेज पढ़ा होगा सेक्शन 58 के अंदर, दैट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल बहुत क्लोजली ऐसा दिखता है जैसे सेल विद स्टिपुलेशन ऑफ रीपर्चेज। तो अब सवाल ये आता है कि सेल विद स्टिपुलेशन ऑफ रीपर्चेज को और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल को, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने समझाया यू हैव टू सी द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू मॉर्गेज क्रिएट किया गया है, अगर उस टर्म्स में, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि भाई ये मॉर्गेज है, तो एक तो उससे पता चल जाएगा। अगर क्लियरली नहीं लिखा गया है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से ये इन्फर करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन मॉर्गेज है या फिर वो ट्रांजैक्शन सेल है। एंड वंस यू इन्फर इट देन यू विल गो अकॉर्डिंग टू इट। इसी के साथ आ जाते हैं, ये तो हमारे सारे टीपीए के केसेस थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लैंडमार्क केसेस जो आपसे प्री में आरजेएस में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की एक खास बात ध्यान रखना, इससे रीसेंट केसेस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं दोनों टीपीए एनआईए दोनों के लिए रीसेंट जजमेंट्स की भी एक वीडियो लेकर आऊंगी। अभी ये लैंडमार्क है, इसके बाद जब भी हो पाएगा वी विल श्योरली ब्रिंग अ रीसेंट जजमेंट का वीडियो फॉर यू। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट केस इज मेसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कंचन मेहता। इस केस में ये डिस्कस किया गया था, कोर्ट ने नीड बताई थी कि 138 या चैप्टर 17 लाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम चाहते थे कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट हो और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में लोग चेक्स को यूज करें, क्योंकि लोग जनरली चेक यूज करने में डरते हैं कि अगर वो बाउंस हो गया तो पहले क्या था, पहले सिर्फ एक सिविल पेनल्टी थी, लेकिन अब जब चैप्टर 17 एनआईए में इनकॉर्पोरेट कर दिया उसके बाद उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसलिए चैप्टर नंबर 17 लेकर आए हैं, है आज भी एक सिविल ऑफेंस, और इसको जब प्रूफ करना हो तो सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक करना होता है, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। जिस तरीके से आप क्रिमिनल केसेस में प्रूफ करते हैं वैसा नहीं करना है। अगर आपने अक्यूज का गिल्ट साबित कर दिया अप टू प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज सफिशिएंट। इसमें एक और चीज बताई गई थी, कोर्ट ने कहा था कि भाई हम ये भी नहीं चाहते हैं कि जो ऐसे ड्रॉर्स हैं जिन्होंने कोई गलती ना की हो वो भी फंस जाएं, इसीलिए हम ये चैप्टर इनकॉर्पोरेट करें, इसलिए हमने ये चैप्टर इनकॉर्पोरेट किया है। इसीलिए आप 138 से 148 के प्रोविजंस यहां पर देखते हैं। उसके बाद दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि इसकी वजह से आया है सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 2 एनआईए के अंदर। देखिए पहले क्या होता था ना, हमारे पास जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई सेक्शन नहीं था इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो अब हमें कहां जाना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था सीआरपीसी। अब हम सीआरपीसी में जब देखते थे तो 178 की वजह से मल्टीपल जगहों पे जुरिस्डिक्शन क्रिएट हो जाता था। अब जब ऐसा होता है तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स बढ़ जाती है, तो इसीलिए दशरथ रूप सिंह राठौड़ ने जुरिस्डिक्शन को लिमिट करके सिर्फ एक जगह बोल दिया। उन्होंने बोला कि जहां ड्रॉअर का अकाउंट है ना वहीं पे सिर्फ जुरिस्डिक्शन होगा। बट अब एक जगह जुरिस्डिक्शन से भी चीजें फैसिलिटेट नहीं हो पा रही थी, तो फिर इसीलिए 2015 में 142 सबसेक्शन 2 इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसकी वजह से जुरिस्डिक्शन अब जो दो जगह पर है, एक तो जहां पे ड्रॉअर का अकाउंट है और दूसरा जहां पे पेई का अकाउंट है। दोनों जगह आज की डेट पर जुरिस्डिक्शन होता है in case of check dishonor. Then the next case is of जीजे राजा versus तेजराज सुराना। इसके अंदर यह बताया गया था सेक्शन 143 कैपिटल ए जो है
जो इंटरिम कॉम्पनसेशन की बात करता है कि जैसे ही अक्यूज किया जाएगा किसी पर्सन को तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरिम कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कंप्लेनेंट को। यहाँ पे बात उठी थी कि जो सेक्शन है 143 कैपिटल ए वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। तो इस केस के वर्च्यू से कोर्ट ने इस सेक्शन को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है और कहा है कि सिर्फ जो 2018 के बाद के केसेस होंगे सिर्फ उस पे सेक्शन 143 कैपिटल ए अप्लाई करेगा। और उसी का जैसा एक केस है सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी, जिसमें बोला गया है कि सेक्शन 148 जो है सेम 143 ए जैसा सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे अपीलेट स्टेज की बात होती है, ये आपका ट्रायल स्टेज की बात है, 148 अपीलेट स्टेज की बात है। तो ये केस में क्वेश्चन ये उठा कि क्या 148 रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। तो इस सेक्शन को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पर जब अपीलेट स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो गिल्ट ऑलरेडी अक्यूज की साबित हो चुकी है, वो ऑलरेडी गिल्टी प्रूव हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पे क्योंकि अभी वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ अक्यूज हुआ है, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। देन अगेन एन इंपॉर्टेंट केस of re-expeditious trial of cases under 138 of Negotiable Instruments Act। अब ये जो केस है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, जहां पर ये बात बताई गई थी कि आप नॉर्मल कोर्स में समरी ट्रायल करोगे। 143 जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का जो समरी ट्रायल करने की पावर देता है, तो आप नॉर्मली समरी ट्रायल करोगे या समन्स ट्रायल फॉलो करोगे और फिर एक्सेप्शनल केसेस में समरी ट्रायल करोगे। ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने था। कोर्ट ने कहा एज अ जनरल रूल यू हैव टू कंडक्ट समरी ट्रायल। अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज पे लगता है कि भाई समरी ट्रायल से काम नहीं बन रहा है, समरी ट्रायल करके जस्टिस नहीं हो रहा है, तो ओनली देन द कोर्ट विल कन्वर्ट द समरी ट्रायल इनटू समन्स ट्रायल। तो जनरल रूल विल बी समरी ट्रायल। अगर कोर्ट को लग रहा है जस्टिस नहीं हो रहा है तो फिर उसको समन्स में कन्वर्ट कर दो। इसी के साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइंस भी यहाँ पे ले डाउन की गई थी कि भाई जैसे एक केस है उसमें अगर मल्टीपल समन्स भेजने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर समन भेज दिया है और फिर मल्टीपल चेक्स उसी बंदे के हैं जो डिसऑनर हुए हैं, तो उसे मल्टीपल समन्स भेजने की जरूरत नहीं है। ये सारी गाइडलाइंस आपके इस पर्टिकुलर केस में ले डाउन की गई थी। सो दैट वाज ऑल द केसेस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो नए क्रिमिनल लॉज है, जैसे कि आप जानते हैं क्रिमिनल लॉज चेंज हो चुके हैं, जुलाई से इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे, तो उनके लिए हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं which has started from 1st of April 2024। सो अगर आप ये नए लॉज पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन इन एक्ट्स की ले सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका है, पेपर बहुत जल्द होने वाला है, इसीलिए हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा क्रैश कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज दिया जाएगा। 2 क्लासेस हर दिन पे कंडक्ट की जाएंगी, रिविजनल टेस्ट होंगे, डिटेल टीजी चैनल आपके लिए बनाया जाएगा डेडिकेटेड, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लासेस एंड द एग्जामिनेशन मिल जाएंगी, एंड मेंटरशिप प्रोग्राम का भी आपको यहाँ पर एक्सेस दिया जाएगा। तो 15 तारीख से वी आर स्टार्टिंग विथ आवर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज क्रैश कोर्स। If you are willing to study with us and you want to prepare with us, you can join this batch. So that is all for the day. Thank you guys, thank you so much. पसंद आया हो वीडियो और ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना, तो हम और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।